राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अब नए उपराष्ट्रपति का फैसला भी वोटिंग से ही होगा। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारकर जो दांव खेला था, विपक्ष ने उसका जवाब दे दिया है। विपक्ष ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मार्ग्रेट अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य हैं। 80 साल की अल्वा राजस्थान के अलावा गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। वो कर्नाटक से आती हैं। कर्नाटक में 1 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव होना है और अल्वा के सहारे कांग्रेस दक्षिण भारत में बीजेपी के हाथ में बने एकमात्र राज्य को भी छीनने की कोशिश में जुट गई है। अल्वा 5 बार संसद सदस्य रही हैं। वो 4 बार राज्यसभा और 1 बार 1999 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई। मार्ग्रेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। राजीव कैबिनेट में संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रही हैं, जबकि राव की सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री रही हैं। आज विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में अल्वा के नाम पर मुहर लगाई गई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मार्ग्रेट अल्वा के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वो काफी वरिष्ठ नेता हैं और पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस दौरान विपक्ष की ओर से एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं की। उपराष्ट्रपति चुनावों में पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। अल्वा के सहारे कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। मतदान का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है। वोटिंग संसद भवन में ही कराई जाएगी और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देर शाम तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी खुद ही शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए, जबकि विपक्ष की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना से संजय राउत सहित अधिकांश पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में 13 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और अग्निपथ योजना का मामला भी शामिल है। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार पर पिछले कुछ समय से ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में जो टूट हुई, उसके पीछे ईडी का ही डर था। शिवसेना के कई विधायकों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया था। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी 50 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है और 21 जुलाई को सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। खड़गे ने कहा कि मीटिंग में ईडी का मामला तो हमने उठाया ही, साथ ही चीन की घुसपैठ, विदेश नीति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के मामलों पर भी हमने चर्चा की मांग की है। लेकिन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा कराएगी, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन का समय मिला है। हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करने को भी तैयार है, लेकिन सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। इस बार का मॉनसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 6 अगस्त को कराई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश निकाय चुनावों के परिणाम सामने आ गए हैं। इन परिणामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख को जबरदस्त झटका लगा है। वो अपने गढ़ ग्वालियर में पार्टी को नहीं जिता पाए। पिछले 3 दशक में पहली बार बीजेपी को ग्वालियर में हार मिली है। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूरी ताकत लगा दी थी। ग्वालियर में मेयर पद पर कांग्रेस की जीत के साथ ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने सिंधिया के सहारे ग्वालियर चंबल संभाग की जिन 32 विधानसभा सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, कांग्रेस वहां एक बार फिर मजबूती से वापसी कर चुकी है। कांग्रेस की शोभा से करवार चुनाव जीत गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ कांग्रेस के विक्रम आहाके ने बीजेपी के आनंद धुर्वे को 3547 वोटों से हरा दिया। जबलपुर में भी मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ जगत बहादुर 50,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के जितेंद्र जामदार को हराया है। बुरहानपुर निगम में भी शुरुआत से कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज अंसारी आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम दौर में वो बीजेपी की माधुरी पटेल से 542 वोटों से चुनाव हार गई।
शहनाज की हार में एआईएमआईएम का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से यहां मैदान में उतरी शाइस्ता सोहेल हाशमी को 10,274 वोट मिले हैं, जो कांग्रेस की हार का कारण बन गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए भी मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आई है। पार्टी सिंगरौली में मेयर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को 9,352 वोटों से हरा दिया। बीजेपी यहां तीसरे स्थान पर आई है। भोपाल, इंदौर सहित 7 निकायों में बीजेपी आगे चल रही थी या जीत चुकी थी। बीजेपी भले ही 11 में से 7 निकाय में जीत रही हो, लेकिन ये चुनाव उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शहरों में बीजेपी को बेहद मजबूत माना जाता है। 2015 में एमपी में कांग्रेस को एक भी निगम में जीत नहीं मिली थी। बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि इस बार कांग्रेस से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ।